मुझे करीब बसंत विहार से अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ड्राइवर के साथ ग्रेटर कैलाश की तरफ जा रही थी और बहुत भयंकर जाम था उस पूरी रोड पर। इस भरी जाम से बिल्कुल एकदम जाम सड़क पर एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो आई और उसने पीछे से मेरी गाड़ी को बहुत बुरी तरह से टक्कर मार दी। गाड़ी का टायर फट गया और जो पैसेंजर सीट का दरवाजा था वो लॉक हो गया। इसके बाद जो 4 लोग इस गाड़ी में बैठे थे उन्होंने मेरे ड्राइवर का दरवाजा खोला और ड्राइवर को निकालकर अंदर घुसने की कोशिश की। इस बीच मेरे ड्राइवर ने बहुत स्पॉन्टेनियस थिंकिंग दिखाते हुए स्कॉर्पियो की गाड़ी के इग्निशन में लगी हुई चाबी निकाल ली और मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि गाड़ी में मुझे लॉक कर दो। उसने गाड़ी बाहर से बंद कर दी और उसी बीच मैंने 100 को फोन कर दिया। थोड़ी देर में पीसीआर वैन आई। पीसीआर वैन के आने तक ये लोग ड्राइवर के साथ गाली गलौज करते रहे, हाथापाई करने की कोशिश की और ये नशे में धुत थे। जब पीसीआर वैन आई तो वो कांस्टेबल आए, तब मैं गाड़ी खोलकर बाहर निकली। विडंबना की बात यह है कि उस भरी हुई जाम्ड सड़क पर हर गाड़ी जो वहां से गुजरी, एक तो जाम पहले ही था, इस एक्सीडेंट की वजह से जाम और ज्यादा बढ़ गया। हर व्यक्ति अपशब्द बोलता रहा, प्रताड़ित करता रहा, अजीब अजीब सी they were calling out names। और इस पीसीआर के कांस्टेबल को भी उन्होंने अजीब सी बातें की, तुम्हारी वजह से जान में गाड़ी क्यों नहीं हटवा रहे। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि गाड़ी का क्या मामला है, एक्सीडेंट हुआ है, एक महिला खड़ी है। सब लोग उल्टी सीधी बातें करके प्रताड़ित करते हुए निकले। थोड़ी देर में थाने के कांस्टेबल आए, हम थाने में गए। ये लोग जा तो सकते नहीं थे क्योंकि इनकी गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में थी और स्कॉर्पियो बिल्कुल पीछे पूरी तरह से मेरी गाड़ी के साथ अटक के खड़ी थी। हम थाने गए, पुलिस ने मामले की कॉग्निजेंस ली। बीती रात वाणी त्रिपाठी के साथ जो कुछ हुआ उसे बीजेपी की ये नेता जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगी। बीजेपी के इस नेता को आज भी दिल्ली के 16 दिसंबर वाली वो खौफनाक रात का एक सच पता है। सवाल यहाँ ये है कि हमने 16 दिसंबर के बाद देश और समाज और शहर के बारे में बहुत सारी बातें की थी, कुछ बदला नहीं है। मैं कल रात को खुद भुक्तभोगी हूँ इस पूरे इंसिडेंट की। एक भी व्यक्ति, एक भी बाईस्टैंडर कोशिश नहीं करता ये जानने की कि अगर एक्सीडेंट हुआ है, अगर कोई महिला इन्वॉल्व है या कोई भी इन्वॉल्व है तो उसके बारे में जाना जाए। आपाधापी में घर जाने की जल्दी में और बड़े से जाम के बीच में, ये कोई सुनसान सड़क नहीं थी। कई 100 गाड़ियां उस समय उस सड़क पर मौजूद थी, कई 100 लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी सहायता करने की कोशिश नहीं की। वाणी त्रिपाठी ने खुद कबूला है कि उनके साथ बदसलूकी करने वाले एक शख्स को वो पहचानती हैं। बाद में एसएचओ साहब मुझे खुद मिले, करीब 2-3 घंटे हम साथ बैठे, कंप्लेंट मैंने दी और उन्होंने इन लोगों का मुआयना किया और ये बात सच निकली कि वो नशे में धुत थे। आइडेंटिफाई हो पाया वो लोग कौन है? बिल्कुल आइडेंटिफाई हो पाया। अब दिल्ली में डर लगने का सबसे बड़ा सच सुनिए। जिन गुंडों के खिलाफ वाणी त्रिपाठी आवाज उठाती रहीं, डर के मारे गाड़ी में दुबक कर बैठ गईं, मौके पर दिल्ली पुलिस को बुलाना पड़ा, वही वाणी त्रिपाठी एकाएक बदल गई। पुलिस में शिकायत दर्ज करने से भी इनकार कर दिया। देखिए, कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं है। मुझे देखकर लगा कि ये लेबर क्लास के लोग हैं। न ये गाड़ी इनकी अपनी थी और न ही उनकी आर्थिक स्थिति देखकर ऐसा लगा कि ये किसी भी तरह से उस गाड़ी को चलाने वाले रहे होंगे। ये गाड़ी तक कैसे पहुंचे, गाड़ी किसकी थी, इसके बारे में जरूर विवेचना होगी और इसके बारे में मैंने एसएचओ साहब से बात भी की। कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके का दौरा किया है। मुख्यमंत्री के साथ महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर पाटिल भी थे। यहां गुरुवार की शाम एक 7 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई थी। ये इमारत गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी। मुख्यमंत्री ने घटना के बारे में जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इससे पहले मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा इलाके में गुरुवार शाम निर्माणाधीन 8 मंजिला इमारत गिरने से 41 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक घायल हो गए। मरने वालों में 11 बच्चे भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस इमारत को ढहने में सिर्फ 3 से 4 सेकंड लगे और ये 20 फीट ऊंचे मलबे के ढेर में तब्दील हो गई।
पुलिस और फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच शील फाटा के पास लकी कंपाउंड बिल्डिंग पहले धंसनी शुरू हुई और फिर तिरछी होते हुए सीधे ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नीचे आ गिरी। खबर के मुताबिक ये इमारत गैर कानूनी थी और वन भूमि पर बनी थी। दिल्ली के अरबपति दीपक भारद्वाज मर्डर केस में इंडिया न्यूज ने उनके कातिलों से बात की है। इस दौरान दीपक भारद्वाज के कातिल ने कबूल किया है कि उसने ही दीपक का कत्ल किया। जी हां, इंडिया न्यूज के कैमरे पर शूटर ने कबूला है कि उसने दीपक भारद्वाज को मारा। मैं नहीं जानता किसी को, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो यारी दोस्ती में गया था। इंडिया न्यूज संवाददाता अभय पराशर ने दीपक भारद्वाज मर्डर केस के आरोपी शूटर सुनील से बातचीत की। दीपक भारद्वाज मर्डर केस में पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस वक्त वसंत कुंज थाने के बाहर यह वैन देख सकते हैं पुलिस की। यहां पर अभी अंदर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक्यूज जो है इस केस के वो अभी वैन के अंदर बैठे हुए हैं। सुनील और पुरुषोत्तम दोनों अभी इस वैन में हैं, रिमांड पर हैं, अभी पुलिस कस्टडी में इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो स्वामी प्रतिमानंद है उसे तलाशने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ था कि प्रतिमानंद जो है वो उसने सुपारी दी थी। मेन मास्टरमाइंड कौन है इसका पुलिस अभी जानने की कोशिश कर रही है। सुनील यहां पर इस वक्त बैठे हुए हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर सुनील कुछ बोलना चाहें। सुनील, आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रतिमानंद ने किसके बारे में बोला था, आपको क्या बताया था? सुनील, क्या सुपारी दी थी, क्या बात हुई थी? अपने बारे में बता दीजिए। सुनील क्या बोला था? प्रतिमानंद ने क्या बोला था? मैं नहीं जानता किसी को, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो यारी दोस्ती में गया था। ये सुनील जो है वो इस वक्त पुलिस यहाँ से सीधा चलना शुरू हो गई है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई ना कोई मामला है पीछे। अगर मैं आपको दिखाऊं, पीछे इस वक्त यहाँ पर पुरुषोत्तम बैठे हुए हैं, ये दोनों कस्टडी में इन्हें लेकर जाया जा रहा है। सुनील से हमने बात करने की कोशिश की तो सुनील का ये बोलना है कि उसने ऐसे ही मार दिया, हालांकि पुलिस का दबाव है, इस वजह से वो मीडिया से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। फिलहाल अभी दोनों कस्टडी में है। पुलिस प्रतिमानंद को लगातार तलाशने की कोशिश कर रही है, कई जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी सुनील का रिएक्शन था वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन पुलिस का उसके ऊपर प्रेशर है। और इस बीच पुलिस ने दीपक भारद्वाज मर्डर केस में इंदौर से अविनाश शास्त्री नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। पुलिस इस शख्स से पूछताछ कर रही है। वहीं स्वामी प्रतिभानंद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि स्वामी प्रतिभानंद ने ही दीपक भारद्वाज की सुपारी दी थी। आर्म्स एक्ट में फंसे संजय दत्त के लिए माफी की मुहिम जारी है, लेकिन लगता है संजय को सिर्फ भगवान पर ही भरोसा है। इसीलिए अब संजय दत्त ने ईश्वर के दरबार में हाजिरी लगाई है। आज सुबह संजय दत्त मध्य प्रदेश के गुना एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से वो दतिया के लिए रवाना हुए। संजय दत्त दतिया के पीतांबर पीठ मंदिर में दर्शन करने गए थे। यूपी के कुंडाकांड में सीबीआई ने राजा भैया को नोटिस भेजा है। डिप्टी एसपी जियाउल हक समेत 2 दूसरे लोगों की हत्या की जांच कर रही सीबीआई ने यूपी सरकार के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। राजा भैया को 1 हफ्ते के भीतर पूछताछ के लिए सीबीआई के कुंडा स्थित शिविर कार्यालय में हाजिर होना होगा। गोंडा के माधवपुर में 1982 में हुए डीएसपी केपी सिंह सहित कुल 13 लोगों के फर्जी एनकाउंटर मामले में दोषी पुलिसकर्मियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुना दी। इस मामले में 3 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि 5 को उम्र कैद की सजा हुई। 31 साल बाद इस मामले में फैसला आते ही मृतक डीएसपी की बेटी और मौजूदा बहराइच की डीएम किंजल सिंह अदालत में फूट फूट कर रो पड़ी। भारतीय अमूल के नामी अमेरिकी होटल कारोबारी विक्रम चटवाल को ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चटवाल अमेरिका के फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर कोकीन और हेरोइन जैसे प्रतिबंधित ड्रग्स के साथ विमान में सवार होने की कोशिश कर रहे थे। चटवाल के पास से दूसरी कई दवाएं भी बरामद हुई हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब कांग्रेस सीधा हमला बोल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी साल 2002 की तरह देश का कर्ज उतारना चाहते हैं।
तिवारी ने नरेंद्र मोदी पर ताना कसते हुए कहा कि कहीं 2002 जैसा कांड मोदी देश में फिर न कर दें। इस देश का कोई बच्चा ऐसा नहीं है, कोई नागरिक ऐसा नहीं है जिसको भारत मां का कर्ज न हो। भारत मां का कर्ज सिर्फ मोदी के ऊपर नहीं, हम सबके ऊपर है और हम सब ने भारत मां के कर्ज को चुकाने के लिए जहां भी जो भी अवसर मिले उसका उपयोग करके एक टीचर भी भारत मां का कर्ज चुकाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री के बयानों पर कभी कभी बहुत चिंता होती है। चिंता इस बात की कि शायद भारत में या भारत के बाकी हिस्सों में उनकी वही करने की मंशा ना हो जो उन्होंने गुजरात में 2002 में किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पद के लिए हमेशा स्वागत है। जब पीएम से कांग्रेस सरकार में सत्ता के 2 केंद्र को लेकर सवाल किया गया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में 2 पावर सेक्टर की बहस बेकार है। इसके साथ ही पीएम ने अपने तीसरे कार्यकाल की बात को काल्पनिक सवाल बताकर खारिज कर दिया। अन्ना की जनतंत्र यात्रा आज हरियाणा के कैथल पहुंची। यहां के जाट कॉलेज मैदान में अन्ना के साथ पूर्व आर्मी चीफ पीएम ने अपने तीसरे कार्यकाल की बात को काल्पनिक सवाल बताकर खारिज कर दिया। अन्ना की जनतंत्र यात्रा आज हरियाणा के कैथल पहुंची। यहां के जाट कॉलेज मैदान में अन्ना के साथ पूर्व आर्मी चीफ पीके सिंह भी पहुंचे। अन्ना ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों को जन लोकपाल और सिटीजन चार्टर को लेकर जागरूक किया। अन्ना की ये यात्रा अमृतसर से शुरू हुई थी। यहां से जनतंत्र यात्रा करनाल जाएगी। उधर अरविंद केजरीवाल के सिर एक और अधूरे अनशन की तोहमत लगने जा रही है। बिजली और पानी के बड़े बिलों के खिलाफ जारी अरविंद केजरीवाल का अनशन शनिवार को 5 बजे खत्म हो जाएगा। यह अनशन बिना किसी नतीजे के खत्म हो रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी अनशन का ऐसा हश्र हुआ हो। पहले भी टीम अन्ना और अन्ना हजारे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब जन लोकपाल बिल को लेकर शुरू हुआ आंदोलन बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया था। यूपी में हुए एनआरएचएम घोटाले में आरोपी आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला ने गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में सरेंडर कर दिया है। हालांकि कोर्ट से प्रदीप शुक्ला को अंतरिम जमानत मिल गई। उनके साथ 3 अन्य आरोपियों को भी कोर्ट ने जमानत दे दी। यूपी में मुख्य सचिव स्वास्थ्य रह चुके प्रदीप शुक्ला के खिलाफ 5,000 करोड़ के एनआरएचएम घोटाले में गैर जमानती वारंट जारी था। झारखंड में बड़े नक्सली हमले का खतरा मंडरा रहा है। आईबी ने एक अलर्ट जारी कर झारखंड सरकार को सतर्क रहने को कहा है। आईबी सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने झारखंड की दर्जन भर जेलों पर हमले की साजिश रची है। रांची, हजारीबाग, पलामू, रायपुर समेत और कई जेलों पर नक्सली हमला कर सकते हैं। इस बीच झारखंड में नक्सलियों ने पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पर हमला किया है। इस हमले में 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। यह हमला चैनपुर जिले के बस स्टैंड पर किया गया। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह हमला हुआ वहां से महज 400 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है। गुड़गांव में कलयुगी पिता के अपनी बेटी से रेप करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित लड़की ने उसके साथ हुई ज्यादती अपने स्कूल टीचर को बताई। पीड़ित लड़की ने बताया कि उसके पिता 3 साल से उसका शोषण कर रहा है। पीड़ित लड़की 12वीं की छात्रा है। देखिए, हमें शिकायत मिली एक बच्ची से कि उसके फादर जो हैं वो उसके साथ रेप कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, पिछले 3 साल से, मतलब शी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रेप। तो हमने तुरंत एक्शन लिया है। वी हैव रजिस्टर्ड द FIR एंड जो फादर है उसको अरेस्ट किया जा चुका है और आगे अभी बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है एंड रेस्ट प्रोसीडिंग्स आर फॉलोइंग।
नोएडा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे की वजह बना है सरिया लदा एक ट्रक। खबर के मुताबिक सेक्टर 60 में यह ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। इस दौरान एक कार ट्रक के हिस्से से बाहर लटक रही सरिये से टकरा गई। कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें से कार चला रहे शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। बिहार के पटना में आग का कहर बरपा है। यहां के गर्दनी बाग इलाके में 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। यह हादसा रात में सोते समय हुआ। पुलिस के मुताबिक यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पड़ोसियों को शक है कि इन लोगों की मौत के पीछे किसी की साजिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में खेल खेल में एक लड़के की जान चली गई। खबर के मुताबिक 12 साल का यह लड़का टीवी पर चल रहे फांसी के एक सीन को देखकर अपने छोटे भाई के सामने उसे दोहरा रहा था। उसने अपने भाई को यह बताने की कोशिश की कि फांसी लगाई कैसे जाती है। इसी दौरान जब उसने घर की छत के लोहे के सरिये पर फंदा लगाया और उसे अपने गले में डालकर झूला तो फंदा कसने से उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद में कथित रूप से पुलिस के उत्पीड़न से परेशान होकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। मामला साहिबाबाद इलाके का है। पुलिस ने इस युवक को शराब तस्करी के मामले में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी पर लोगों का गुस्सा फूटा है। यह हंगामा साउथ दिल्ली के खानपुर इलाके के एक निजी स्कूल पर हुआ है। स्कूल प्रबंधन ने बिना कोई वजह बताए 2.5 से 3 गुना फीस बढ़ा दी। लोगों ने स्कूल की प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जेके लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों ने आग लगा दी और जमकर हंगामा किया। इस आगजनी में करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मजदूर नौकरी से निकाले जाने की वजह से मैनेजमेंट से नाराज थे। मजदूर भारी संख्या में जबरन फैक्ट्री में दाखिल हुए और वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। 14 छात्रों के निष्कासन के बाद छात्रों का गुस्सा फूटा। नाराज छात्रों ने वाइस चांसलर की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। छात्रों ने कई मोटरसाइकिलों को भी आग के हवाले कर दिया। इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। अचिंत्य मामले में इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार हरकत में आई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो मामले की जानकारी ले रहे हैं। अचिंत्य की मां ने इंडिया न्यूज पर कहा कि जिस सामाजिक संस्था को स्कूल ने बच्चा सौंपा है, उसने उल्टे तलाक लेने की सलाह दी थी। मामला सिर्फ इतना ही है कि अचिंत्य ने स्कूल में टीचर के एक सवाल के जवाब में कहा था कि उसके पिता डर्टी हैं, यानी गंदे हैं। बस इतनी सी बात पर स्कूल ने अचिंत्य को एक समाज सेवी संस्था को सौंप दिया। भारतीय दंपति श्रुति और रजत दोनों पंजाब के जालंधर के रहने वाले हैं और ऑक्सफोर्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अचिंत्य की मां श्रुति ने सामाजिक संस्था के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। श्रुति का कहना है कि संस्था ने बच्चा वापस करने की कई शर्तें रखी हैं, जिनमें से एक है कि वो अपने पति से अलग हो जाएं। उसके ऊपर मुझे धमकाया गया कि उसी कंडीशन पर बच्चे को वापस दिया जाएगा यदि मैं अपने पति के साथ में तलाक ले लूंगी। बच्चे के गले से माता रानी के नेकलेस को उतार लिया गया, जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही बताता है। इससे साफ पता चलता है कि बच्चे को ले जाने का कारण बाप के कुछ गलत करना या ऐसा इल्जाम नहीं था। बच्चे को ले जाने का मतलब सिर्फ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। अचिंत्य की मां श्रुति ने अधिकारियों पर यह आरोप भी लगाया है कि अचिंत्य को डराया धमकाया जा रहा है और उससे मारपीट भी की जा रही है। इतना ही नहीं, बच्चे से कहा जा रहा है कि वो कभी अपने घर नहीं जा पाएगा। उसको एक कमरे में बंद कर डराया गया और उसके बाद उसको कहा गया कि तुम अपने घर वापस कभी भी नहीं जा सकोगे और मुझे ये धमकी मारी गई कि हम फॉल्स मोलेस्टेशन का इल्जाम तुम्हारे पति पर लगाएंगे। मोहाली ड्रग्स केस में विजेंदर के दोस्त बॉक्सर राम सिंह को पटियाला के कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मोहाली के जीरकपुर में मिली 130 करोड़ की ड्रग्स केस में राम सिंह पर गंभीर आरोप है।
औरैया में नई दिल्ली से पुरी जा रही नीलांचल एक्सप्रेस में बदमाशों ने लूटपाट की है। विरोध करने पर बदमाशों ने यात्रियों के साथ मारपीट भी की। जनरल बोगी में अलीगढ़ से इटावा तक बदमाश यात्रियों की पिटाई करते रहे, लेकिन जीआरपी और आरपीएफ का कोई भी जवान मुसाफिरों की मदद के लिए आगे नहीं आया। रेप और रेप पीड़ित के परिजनों की हत्या में दोषी करार दिए गए धर्मपाल को अंबाला जेल में फांसी दी जाएगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी है। साल 1991 में धर्मपाल ने सोनीपत की एक लड़की का रेप किया, लेकिन बाद में उसने पैरोल पर रिहा होने के बाद पीड़ित के परिजनों की हत्या कर दी थी। देश आज में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि आज शाम 7 बजे ग्राउंड जीरो की क्या है बड़ी खबर। तो ये जानने के लिए कि कौन है अचिंत्य, क्यों जागा है हिंदुस्तान, ब्रिटेन में क्या हुआ है अचिंत्य के साथ, उसके परिवार के साथ, आप 7 बजे हमारे साथ जरूर जुड़े। देश आज में आगे बढ़ते हैं। पंजाब सरकार ने आतंकवाद पर आधारित फिल्म साडा हक के प्रसारण पर रोक लगा दी है। पंजाब सरकार ने राज्य में अगले आदेश तक रोक लगाई है। फिल्म पर रोक लगने के बाद फिल्म के निर्माता निर्देशक इसे उनके अधिकारों का हनन बता रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी फिल्म साडा हक पर बैन लग गया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को लगा है तगड़ा झटका। कसूर इलाके से चुनाव लड़ने की उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया है। एक स्थानीय वकील की आपत्ति के बाद चुनाव आयोग ने मुशर्रफ का नामांकन खारिज कर दिया। मुशर्रफ ने कराची, इस्लामाबाद, चित्राल और कसूर से नामांकन भरा है। अमेरिका में जारी आर्थिक तंगी के बीच राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने वेतन में कटौती करने का फैसला किया है। ओबामा अपनी सैलरी का 5% यानी 10 लाख से ज्यादा रुपए सरकारी खजाने में लौटाएंगे। बेंगलुरु में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में बेंगलुरु ने मुंबई को 2 रन से हरा दिया। मुंबई